हेलो लर्नर्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण आज आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ओलिगोपोली मार्केट या अल्पाधिकार बाजार के बारे में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अल्पाधिकार बाजार की परिभाषाओं के बारे में, अल्पाधिकार बाजार की मुख्य विशेषताओं के बारे में, अल्पाधिकार बाजार के उत्पन्न होने के कारणों को भी हम डिस्कस करेंगे और साथ ही हम डिस्कस करेंगे अल्पाधिकार बाजार के विभिन्न रूपों के बारे में, अर्थात अल्पाधिकार बाजार के वर्गीकरण को हम देखेंगे जो विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है। साथ ही इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अल्पाधिकार बाजार में कीमत और उत्पादन के निर्धारण की समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं, अर्थात ओलिगोपोली मार्केट में कीमत और उत्पादन अनिर्धारणीय क्यों होता है। Why price and output is indeterminate in ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट को समझने से पहले हमें ये देखना जरूरी है कि अब तक जो दो मार्केट फॉर्म्स हमने डिस्कस किए, हमने डिस्कस किया परफेक्ट कंपटीशन और हमने डिस्कस किया मोनोपोली मार्केट। दोनों जो मार्केट हैं, चाहे प्योर परफेक्ट कंपटीशन हो चाहे प्योर मोनोपोली हो, वो वास्तविक जीवन की स्थितियों से मेल नहीं खाते हैं। यानी वास्तविक जीवन में शुद्ध रूप में ना तो हमें पूर्ण प्रतियोगिता देखने को मिलती है और शुद्ध रूप में ना ही हमें एकाधिकार देखने को मिलता है। अगर एकाधिकार की सारी विशेषताओं को लें तो शुद्ध एकाधिकार हमें कहीं दिखाई नहीं देता है। लेकिन वास्तविक जीवन में जिन बाजारों का हमें सामना करना पड़ता है वो या तो ओलिगोपोली मार्केट होते हैं, अल्पाधिकारी बाजार होते हैं, या एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार होते हैं जिनको हम मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिटिव मार्केट्स कहते हैं। तो ये जो मार्केट है, ओलिगोपोली मार्केट है, ये हमारे जीवन की वास्तविकता है। इस मार्केट को अपने आप चारों तरफ देख सकते हैं। ये जो बाजार हैं ये वास्तव में विद्यमान होते हैं और ओलिगोपोली मार्केट के बिहेवियर को अगर आप जानना है तो आप किसी एक मार्केट को स्टडी भी कर सकते हैं, देख सकते हैं उसके बिहेवियर को और ओलिगोपोली मार्केट को समझ सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि ओलिगोपोली मार्केट से हमारा क्या अभिप्राय है। तो पहले हमें ओलिगोपोली शब्द के मीनिंग को समझना जरूरी है। ओलिगोपोली शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओलिगो जिसका मतलब होता है फ्यू, कुछ, एंड पोली जिसका मतलब होता है कंट्रोल। यानी ओलिगोपोली मार्केट वो मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें किसी वस्तु के केवल कुछ विक्रेता होते हैं, ओनली फ्यू सेलर्स, एंड ऑफ कोर्स दे आर मोर देन टू, क्योंकि टू में तो ड्यूओपोली हो जाती है, इसलिए मोर देन टू सेलर होंगे लेकिन फ्यू होंगे। और इसके साथ साथ जिस वस्तु की वो बिक्री करेंगे वो होमोजीनियस भी हो सकती है और डिफरेंशिएटेड भी हो सकती है। ओलिगोपोली मार्केट को कई बार हम कहते हैं कि इट इज ए मार्केट इन विद कंपटीशन अमंग्स द फ्यू, यानी कुछ के मध्य प्रतियोगिता का बाजार है, क्योंकि इसमें कुछ विक्रेता होते हैं और हर विक्रेता जो है दूसरी फर्म के बिहेवियर को प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है दूसरी फर्म के बिहेवियर को, और दूसरी फर्म के बिहेवियर से वो प्रभावित होता भी है, इन्फ्लुएंस्ड भी होता है। तो एक फर्म के जो डिसीजन है वो दूसरी फर्म को प्रभावित करते हैं और दूसरी फर्म के डिसीजन इस पहली फर्म के डिसीजन को भी प्रभावित करेंगे। अब ओलिगोपोली मार्केट को समझने के लिए हमें एक बार मार्केट कंटिन्यूम को देख लेते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर कंटिन्यूम में हमें पता है कि दो एक्सट्रीम सिचुएशन है, मैक्सिमम कंपटीशन दैट इज परफेक्ट कंपटीशन एंड ऑलमोस्ट नो कंपटीशन दैट इज मोनोपोली। इन दोनों मार्केट सिचुएशन के बीच में कुछ मार्केट लाई करती हैं और वहां पे ओलिगोपोली मार्केट भी होगी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ड्यूओपोली है और यहाँ पे हमारी ओलिगोपोली है। जो ओलिगोपोली मार्केट है, मार्केट ऑफ फ्यू सेलर्स, मार्केट विद कंपटीशन अमंग फ्यू, उसके एग्जाम्पल्स हम इंडिया में भी और बाकी जगह आराम से देख सकते हैं। जैसे कि ऑटोमोबाइल की मार्केट है, सीमेंट की मार्केट है, या स्टील मार्केट है, एल्युमिनियम की मार्केट है। ये जो सारी मार्केट हैं ये ओलिगोपोली हैं, ओलिगोपोली नेचर की हैं। क्यों है? क्योंकि देयर आर ओनली फ्यू फर्म्स विच आर सप्लाइंग दिस गुड्स। अब ओलिगोपोली की कुछ परिभाषाएं देखते हैं। प्रोफेसर डूली के अनुसार, काफी कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन है, उनके अनुसार एन ओलिगोपोली इज ए मार्केट ऑफ ओनली ए फ्यू सेलर्स, यानी अल्पाधिकार बाजार है वो केवल कुछ विक्रेताओं का बाजार है जो समरूप या विभेदीकृत वस्तुओं की बिक्री करते हैं। और इसके साथ साथ जो विक्रेता हैं, जो कुछ विक्रेता हैं, वो एक दूसरे के ऊपर अपनी जो पारस्परिक निर्भरता है उसको पहचानते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। दे रिकॉग्नाइज म्यूचुअल डिपेंडेंस विद ईच अदर। तो प्रोफेसर डूली के अनुसार अल्पाधिकार केवल कुछ विक्रेताओं का बाजार है जो समरूप या विभेदीकृत वस्तुओं की बिक्री करते हैं और इस बाजार में
इतने कम विक्रेता होते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर अपनी पारस्परिक निर्भरता को पहचानते हैं। ये प्रोफेसर डूली की डेफिनेशन है। आइए अब हम मैन्सफील्ड की डेफिनेशन देखते हैं। मैन्सफील्ड के अनुसार ओलिगोपोली इज ए मार्केट, इट इज ए मार्केट स्ट्रक्चर characterized by a small number of firms and a great deal of interdependence। यानी अल्पाधिकार बाजार का वह ढांचा है जिसमें थोड़ी सी संख्या में विक्रेता होते हैं और उनमें काफी अधिक मात्रा में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। प्रोफेसर जे स्टिगलर के अनुसार ओलिगोपोली इज दैट मार्केट सिचुएशन इन विच ए फर्म बेसिस इट्स मार्केट पॉलिसी ऑन द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ फ्यू क्लोज राइवल्स। यानी जे स्टिगलर के अनुसार ओलिगोपोली वो मार्केट है जिसमें एक फर्म अपने मार्केट संबंधी नीतियों के निर्माण करते समय, मार्केट संबंधी नीतियों का मतलब है उत्पादन और कीमत का निर्धारण करते समय, दूसरी फर्मों के जो उसके कुछ निकट प्रतिस्पर्धी होते हैं उनके प्रत्याशित व्यवहार को ध्यान में रखती है, उनके एक्सपेक्टेड बिहेवियर को ध्यान में रखती है और उसके बाद अपने डिसीजन लेती है। तो ऐसे बाजार को हम ओलिगोपोली मार्केट कह सकते हैं। इस डेफिनेशन के अनुसार ओलिगोपोली मार्केट वो मार्केट है जिसमें फर्म अपने उत्पादन और कीमत का निर्धारण करते समय, मार्केट पॉलिसी यही है कि किस कीमत पर सामान बेचा जाए, कितना बेचा जाए, उसको डिसाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ इट्स क्लोज राइवल्स। अब हम जानते हैं अल्पाधिकार की विशेषताएं जो इंपॉर्टेंट हैं। क्या कौन सी विशेषताएं हैं जो अल्पाधिकार बाजार को बाकी जो दोनों बाजार फॉर्म हमने डिस्कस किए उनसे अलग करते हैं। पहला है फ्यू सेलर्स एंड मैनी बायर्स। अल्पाधिकार बाजार में कुछ विक्रेता होते हैं और खरीदने वाले या क्रेता जो हैं वो काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और वो जिस वस्तु की बिक्री करते हैं वो या तो होमोजीनियस होती है या डिफरेंशिएटेड होती है। आप ध्यान देना कि ये दोनों जो विशेषताएं हैं, ये सभी डेफिनेशंस, जो तीनों डेफिनेशंस हमने ली, इन तीनों डेफिनेशन में ये दोनों विशेषताएं दी हुई थी, स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स और स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स, होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। इसके साथ साथ जो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पर पारस्परिक निर्भरता है, उसको भी हमने जो डेफिनेशंस देखी थी, तीनों डेफिनेशंस में म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया गया था। अलग अलग शब्दों का प्रयोग अलग अलग हुआ हो, लेकिन अल्पाधिकार बाजार में फर्मों की एक दूसरे के ऊपर निर्भरता काफी अधिक होती है। वो निर्भरता किसके कारण होती है कि एक फर्म अगर कोई डिसीजन लेती है तो उसका दूसरी फर्म के डिसीजन पर प्रभाव पड़ता है, उसके परफॉर्मेंस पर प्रभाव पड़ता है, उसकी सेल पर प्रभाव पड़ता है, उसके प्राइसेस पर प्रभाव पड़ता है, और इसके कारण जो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है फर्म्स की वो काफी ज्यादा होती है। इसके साथ साथ अल्पाधिकार बाजार का अर्थ ये नहीं है कि अगर किसी बाजार में 4 फर्म हैं तो चारों फर्मों की साइज एक जैसी होगी, उनकी जो आकार है उसमें एक रूपता होना जरूरी नहीं है, एक समान आकार की फर्में होना जरूरी नहीं है। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ओलिगोपोली मार्केट की, जो आगे हम डिस्कस भी करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइस रिजिडिटी। अल्पाधिकार बाजारों में कीमत दृढ़ता पाई जाती है, यानी एक बार इन बाजारों में जब कीमत फिक्स हो जाती है, कीमत निर्धारित हो जाती है, तो फर्मों के पास ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं होता कि वो उस कीमत को चेंज करें, यानी एक समान कीमत पाए जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसको हम कीमत दृढ़ता कहते हैं। कीमत दृढ़ता ओलिगोपोली मार्केट्स की एक मुख्य विशेषता है। इसके बाद ओलिगोपोली मार्केट की एक और मुख्य विशेषता तीव्र प्रतियोगिता है, कीन कंपटीशन है, क्योंकि कुछ बेचने वाले हैं और मार्केट के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर वो अपना कब्जा करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अपने पास रखना चाहते हैं, इसलिए उनमें जो प्रतिस्पर्धा होती है वो काफी तीखी होती है, काफी तीव्र होती है, जिसको हम गला काट, कट थ्रोट कंपटीशन कहते हैं। गला काट प्रतियोगिता इन बाजारों में पाई जाती है ओलिगोपोली मार्केट्स में। इसके बाद ओलिगोपोली मार्केट्स में क्योंकि तीव्र प्रतियोगिता पाई जाती है और प्रतियोगिता का एक तरीका एडवर्टाइजमेंट या दूसरे सेलिंग कॉस्ट्स हैं, जिनके द्वारा वो ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, तो ओलिगोपोली मार्केट में सेलिंग कॉस्ट और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फर्में ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देती हैं और सेलिंग कॉस्ट और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इसके कारण काफी अधिक इन बाजारों में पाई जाती हैं। ओलिगोपोली मार्केट की एक और मुख्य विशेषता फर्मों का नॉन प्रॉफिट मोटिव रखना है, यानी जो फर्में हैं अल्पाधिकार में उनका मोटिव केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। मोनोपोली में भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या दूसरी सेंस में अगर उसको लॉस हो रहा है तो लॉस मिनिमाइजेशन फर्म का मोटिव होता है कि प्रॉफिट उसके मैक्सिमम हो। लेकिन अल्पाधिकारी बाजार में
लाभ अधिक करने के अलावा फर्मों के दूसरे मोटिव भी हो सकते हैं। वो कौन से हो सकते हैं? वो बिक्री को ज़्यादा करना चाहती हैं, अपनी बिक्री को बढ़ाना चाहती हैं, मार्केट शेयर, ज़्यादा सामान अपना मार्केट में बेचना चाहती हैं, ज़्यादा मार्केट के हिस्से को कैप्चर करना चाहती हैं। तो नॉन प्रॉफिट मोटिव हो गया है। इसका साथ साथ फर्म ये चाहती है कि वो भविष्य में भी ऑपरेट करती रहे, जिसको हम लाभों को सुरक्षित करना कहते हैं, कि वो लाभों को लंबे समय तक लेना चाहती है। तो ये भी मोटिव हो सकता है। तो अलग अलग मोटिव हो सकते हैं जिन प्रॉफिट के अलावा भी अल्पाधिकारी बाजार में। इसके साथ साथ एक और मुख्य विशेषता है अल्पाधिकार बाजारों का, और नॉर्मली हम ये कहते हैं कि अल्पाधिकार के उत्पन्न होने का कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण है बैरियर टू एंट्री ऑफ फर्म्स। इस बाजार में दूसरी फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। बहुत सारे ऑब्स्टेकल होते हैं, बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं नई फर्मों को इन मार्केट में इंटर करने के लिए। इसलिए एंट्री बैरियर्स जो होते हैं वो काफी स्ट्रोंग होते हैं ओलिगोपोली मार्केट में, और ये भी एक इसकी मुख्य विशेषता है। इसके बाद अल्पाधिकारी बाजारों में अनिश्चितता पाई जाती है। क्यों अनिश्चितता पाई जाती है? क्योंकि हमने देखा कि अल्पाधिकारी बाजारों में एक फर्म दूसरे फर्म पर काफी अधिक मात्रा में निर्भर है, जिसके कारण एक फर्म अपना डिसीजन दूसरी फर्म के एक्सपेक्टेड रिएक्शंस को ध्यान में रख के करती है, और अब दूसरी फर्म किस तरीके से रिएक्ट करेगी वो पहले से नहीं पता होता। इसलिए इन बाजारों में अनसर्टेनिटी पाई जाती है, अनिश्चितता पाई जाती है। इसके साथ साथ अल्पाधिकार बाजार में एकाधिकारी तत्व विद्यमान होते हैं। ओलिगोपोली मार्केट्स में एक ब्रांडिंग का होना जरूरी है, और जब ब्रांडिंग होगी तो एक अगर स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग हो जाती है तो उसके साथ साथ एलिमेंट्स ऑफ मोनोपोली आते हैं। इसलिए अल्पाधिकारी बाजारों में एकाधिकार के तत्व विद्यमान होते हैं। इसके साथ साथ अल्पाधिकार बाजार में जो मांग कर्व होता है वो अनिर्धारित होता है, और उसका कारण ये है कि एक फर्म जब अपनी कीमत और उत्पादन को परिवर्तित करती है तो दूसरी फर्म किस तरीके से रिएक्ट करेंगी। अनसर्टेनिटी है तो जो डिमांड कर्व है वो इनडिटर्मिनेट होगा, वो पहले से निर्धारित नहीं किया जा सकता। आइए अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोपोली को डिस्कस करते हैं, यानी अल्पाधिकार बाजार के वर्गीकरण को देखते हैं। अल्पाधिकार बाजार का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है। अलग अलग आधारों पर हम डिस्कस करेंगे कि ओलिगोपोली किन किन प्रकारों की हो सकती है, उनके अलग अलग नाम होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। पहला जो आधार है वो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, यानी वस्तु की जो नेचर है, प्रकृति है, उसके आधार पे। वस्तु की प्रकृति के आधार पे हमने वस्तुओं को दो भागों में क्लासिफाई किया था पहले। या तो जो गुड है वो होमोजीनियस होगी, एक जैसी होगी देखने में, या वो देखने में अलग अलग होगी। अगर एक जैसी होगी तो उसको हम होमोजीनियस प्रोडक्ट कहेंगे, यानी क्रेता अगर किसी वस्तु को एक समझते हैं तो वो होमोजीनियस और आइडेंटिकल होगा, और अगर खरीदने वाले उस वस्तु को अलग अलग समझते हैं तो उनको उस वस्तु को हम डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट या विभेदीकृत वस्तु कहते हैं, वस्तु विभेद कहते हैं। अगर ओलिगोपोली मार्केट में वस्तु विभेद नहीं पाया जाता, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, समरूप वस्तु होती है, तो उस बाजार को हम प्योर ओलिगोपोली या परफेक्ट ओलिगोपोली कहते हैं, शुद्ध अल्पाधिकार या पूर्ण अल्पाधिकार कहते हैं। इसके साथ साथ अगर गुड जो है डिफ्रेंशिएटेड हो तो उसको हम इम्परफेक्ट और डिफ्रेंशिएटेड ओलिगोपोली कहेंगे, यानी अपूर्ण या विभेदीकृत अल्पाधिकार कहेंगे। तो इन आधारों पे, प्रोडक्ट की नेचर के आधार पे ओलिगोपोली दो प्रकार की हो सकती है। परफेक्ट ओलिगोपोली अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट हो, और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली अगर प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस ना हो, विभेदीकृत हो। इसके बाद दूसरा जो क्लासिफिकेशन का आधार है जिनके आधार पर हम ओलिगोपोली मार्केट को क्लासिफाई करते हैं, वो एग्रीमेंट बिटवीन फर्म्स हो सकता है। वो एग्रीमेंट किसके बारे में? क्योंकि हमने डिस्कस किया कि अल्पाधिकार बाजार में गला काट प्रतियोगिता पाई जाती है, तो एक नेचुरल रिएक्शन ओलिगोपोली फर्म्स का हो सकता है कि आपस में हम समझौता कर लें, और समझौता करके हम ग्राहक से ज्यादा प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करें। अगर फर्म इस तरीके का कोई एग्रीमेंट करती हैं तो हम कहते हैं कि फर्म्स जो है वो कोल्यूजिव नेचर है फर्म्स का, यानी फर्म ने कोल्यूजन कर लिया है, एक दूसरे से गठबंधन कर लिया है, किससे रिलेटेड? अपने प्राइस और आउटपुट से रिलेटेड। तो या तो एग्रीमेंट होगा या एग्रीमेंट नहीं होगा। अगर अल्पाधिकार बाजार में दो फर्में या जितनी भी फर्में हैं, अगर वो आपस में समझौता कर लेती हैं अपनी कीमत और उत्पादन से रिलेटेड, तो उस अल्पाधिकार को हम कोल्यूजिव ओलिगोपोली या गठबंधन अल्पाधिकार कहते हैं। और अगर बाजार की फर्में आपस में समझौता नहीं करती हैं, प्योरली कॉम्पिटिटिव नेचर के द्वारा प्राइस एंड आउटपुट डिटरमाइन होता है, तो उस ओलिगोपोली को हम नॉन कोल्यूजिव ओलिगोपोली कहते हैं, यानी गैर गठबंधन अल्पाधिकार कहते हैं। तो बेसिस ऑफ एग्रीमेंट के हिसाब से दो प्रकार के मार्केट फॉर्म्स होंगी, गठबंधन अल्पाधिकार या कोल्यूजिव ओलिगोपोली, गैर गठबंधन अल्पाधिकार या नॉन कोल्यूजिव ओलिगोपोली। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस लीडरशिप,
प्राइस लीडरशिप से हमारा मतलब है कि एक बड़ी फर्म हो, प्रधान फर्म हो, जो अपने प्राइसेस चेंज करे और बाकी फर्में उनके प्राइसेस को देखते हुए अपने प्राइसेस डिसाइड करें। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि उस मार्केट में प्राइस लीडरशिप है, एग्जिस्ट करती है। एक बड़ी फर्म है, प्रधान फर्म है, वो या तो बड़ी है या एफिशिएंट फर्म है, दोनों हो सकती हैं। तो इन फर्मों में से एक फर्म पहले प्राइस सेट करती है, बाकी फर्म उसको फॉलो करती हैं, तो उसको प्राइस लीडरशिप कहते हैं। तो या तो प्राइस लीडरशिप पाई जाएगी, एक बड़ी फर्म होगी और उसके फॉलोअर होंगे, या नहीं पाई जाएगी। अगर किसी मार्केट में, ओलिगोपोली मार्केट में, एक डोमिनेंट फर्म है, प्राइस लीडर है, तो उस ओलिगोपोली को हम कहते हैं पार्शियल ओलिगोपोली या आंशिक अल्पाधिकार। इसके साथ साथ अगर फर्म में, जो ओलिगोपोली मार्केट है उसमें फर्में इंडिपेंडेंटली अपनी डिसीजंस लेती हैं, कोई प्रधान फर्म नहीं है, तो कोई लीडर नहीं है, कोई फॉलोअर नहीं है, तो ऐसी ओलिगोपोली को हम कहते हैं पूर्ण अल्पाधिकार, फुल ओलिगोपोली, पूर्ण अल्पाधिकार। एक और आधार बाजारों के, अल्पाधिकारी बाजारों के वर्गीकरण का हो सकता है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री इनटू द मार्केट। या तो मार्केट में एंट्री अलाउड होगी नई फर्मों के लिए, या एंट्री अलाउड नहीं होगी। अगर बैरियर टू एंट्री, एंट्री अलाउ होगी का मतलब है कि बैरियर टू एंट्री नहीं है, आराम से नई फर्में बाजार में आ सकती हैं या नहीं आ सकती, एंट्री बैरियर्स हैं। अगर एंट्री बैरियर नहीं है तो उस ओलिगोपोली को हम कहते हैं ओपन ओलिगोपोली, खुला अल्पाधिकार। नई फर्में आसानी से बाजार में आ सकती हैं, जो एंट्री बैरियर्स होते हैं वो काफी कम होते हैं। इसके साथ साथ अगर एंट्री बैरियर्स हैं तो उस ओलिगोपोली को हम कहते हैं क्लोज ओलिगोपोली या बंद अल्पाधिकार। तो ये कुछ आधार थे जिनके बेसिस पे हम ओलिगोपोली मार्केट को क्लासिफाई करते हैं, या डिफरेंट टाइप ऑफ ओलिगोपोली मार्केट्स हम डिस्कस करने के लिए इन आधारों पर उनको वर्गीकृत करते हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि अल्पाधिकार की स्थितियां क्यों उत्पन्न होती हैं। ऐसी परिस्थिति, कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके कारण इन्हीं खास बाजारों में केवल उन वस्तुओं के कुछ विक्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता क्यों नहीं होते, उसके क्या कारण हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। वो कारण हमें बताएंगे कि ओलिगोपोली वास्तविक जीवन में एग्जिस्ट क्यों करती हैं। पहली जो है उसकी जो कारण है वो लार्ज इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। अगर किसी वस्तु के उत्पादन के लिए जो प्रारंभिक पूंजी है वो काफ़ी अधिक मात्रा में हो, अगर किसी को कार बनाने का प्लांट लगाना है या एरोप्लेन बनाने का प्लांट लगाना है, तो उसके लिए बहुत सारी मात्रा में पहला इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। अब ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो सब फर्में नहीं कर सकती, केवल कुछ फर्में कर सकती हैं, और जो फर्में ऐसा कर पाएंगी केवल वही बाजार में आ पाएंगी। ज़्यादा पूंजी के साथ ज़्यादा रिस्क होगा, और वो रिस्क सभी फर्में नहीं ले सकती। पहले तो पूंजी नहीं होती, फिर उस पूंजी के अगर है भी तो उस मार्केट में रिस्क सभी फर्में नहीं ले सकती, जिसके कारण उस बाजार में केवल कुछ फर्में रहेंगी। तो लार्ज इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक कारण हो सकता है जिसके कारण बाजार में केवल कुछ फर्में होती हैं। इसके बाद कंट्रोल ऑफ इंडिस्पेंसिबल रिसोर्सेज। अगर किसी वस्तु के निर्माण में जो कच्चे माल की या दूसरी मशीनों की जो उपलब्धता है, जो रिसोर्सेज हैं, वो केवल कुछ ही फर्मों के पास है, सब फर्मों के पास अवेलेबल नहीं है, तो केवल जिन फर्मों के पास वो इंडिस्पेंसिबल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ऐसे रिसोर्सेज हैं जो उस वस्तु के निर्माण के लिए जरूरी हैं, तो उस कंडीशन में केवल वही फर्में उत्पादन कर पाएंगी जिनके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो क्योंकि वो कुछ फर्मों के पास अवेलेबल है, इसलिए उस मार्केट में केवल कुछ फर्में ही लाभपूर्ण रूप से उत्पादन कर पाएंगी। इसके बाद लीगल रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं और पेटेंट्स भी हो सकते हैं। लीगल रेस्ट्रिक्शन से हमारा मतलब है कि किसी खास बाजारों में सरकार जो है नई फर्मों को रेगुलेट करती है, सरकार फर्मों को, और वो केवल कुछ फर्मों को लाइसेंस देती है उस बाजार में आने के लिए, सब फर्मों को नहीं देती। तो इसका मतलब ये हुआ, दिल्ली में अगर पावर सप्लाई करने वाली कंपनी देखें तो हम काफ़ी कम है। क्यों है? क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो पावर कंपनीज को लाइसेंस दिए हैं वो केवल कुछ ऑपरेटर्स को दिए हैं, इसलिए कुछ फर्में वहाँ एग्जिस्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, सारी फर्में नहीं कर सकती। उसका दूसरा कारण भी है, अगर सभी लोग अगर शहर में पानी सप्लाई की परमिशन दे दी जाए तो सभी अपने अपनी पाइपलाइन बिछाएंगे, जो उसके कारण एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर काफ़ी अधिक हो सकता है। तो इसके कारण सरकार जो है वो लाइसेंस कुछ फर्मों को देती है, इसलिए उस बाजार में केवल कुछ फर्में ही होती हैं। इसके साथ साथ जो पेटेंट्स हैं, पेटेंट्स का अर्थ है कि किसी फर्म ने इनोवेट करके, रिसर्च करके एक टेक्निक बनाई है किसी वस्तु की प्रोडक्शन की। अब क्योंकि वो टेक्निक केवल उस फर्म के पास है या केवल कुछ फर्मों के पास है, सभी फर्में
रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती। तो इसका मतलब जिन फर्मों के पास वो पेटेंट हैं वही फर्में उन उत्पादनों को बना सकती हैं, बाकी फर्में नहीं बना सकती। इसलिए उस मार्केट में कुछ फर्म होंगी और ओलिगोपोली परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कारण है ओलिगोपोली के उत्पन्न होने का, वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पैमाने की बस्तें। यानी कुछ वस्तुएं ऐसी हैं, उनकी प्रकृति ऐसी है कि जब हम उत्पादन थोड़ी मात्रा में करते हैं तो उनकी जो प्रति इकाई लागत है उत्पादन की वो काफी अधिक होती है। लेकिन उसी वस्तु को जब हम लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करेंगे, काफी ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करेंगे, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण उसकी जो यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो काफी घट जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस मिनिमम साइज में जहां उसकी जो एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, उस साइज का प्लांट लगाना जरूरी है, तभी जो लागत है वो न्यूनतम होगी। एफिशिएंट प्लांट लगाना जरूरी है। आगे के डायग्राम्स के द्वारा इसको हम समझ सकते हैं। ये जैसे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, यहाँ पे हम देख सकते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि ये एल आकार का होता है, उल्टे जे आकार का या एल आकार का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर फर्म ओएम से कम उत्पादन करती है तो उसकी यूनिट कॉस्ट जो है वो बीएम से ज्यादा होंगी। यानी बीएम जो है वो मिनिमम साइज है, अगर हमें यूनिट कॉस्ट एवरेज कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की वो अगर मिनिमम करनी है। अब अगर मान लो ये ओएम मिनिमम आकार है, अगर किसी मार्केट में डिमांड 5M गुड्स की है, यानी ओएम के 5 गुना उस मार्केट की डिमांड है, तो केवल उस मार्केट में 5 फर्म एफिशिएंटली आती हैं, मैक्सिमम 5 फर्म आ सकती हैं अगर हमें इस मिनिमम प्रोडक्शन को देखना है। ज्यादा नहीं आ सकती क्योंकि ओएम के 5 गुना ही मार्केट में डिमांड है। दूसरा, अगर कोई नई फर्म मार्केट में आना चाहती है तो वो इतने लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करके नहीं आएगी, वो कम मात्रा में प्रोडक्शन करेगी। मान लो वो ओएस के बराबर प्रोडक्शन करती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी यूनिट कॉस्ट देखिए कितनी ज्यादा हो गई, एएस हो गई। अब जो एएस कॉस्ट वाली फर्म है वो बीएम कॉस्ट वाली फर्म से कंपीट नहीं कर सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण बाजार में केवल कुछ फर्में ही होंगी, बाकी फर्में मार्केट में इंटर नहीं कर पाएंगी। इसके साथ साथ फर्म जो मार्केट की कुल डिमांड है वो इन जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठा के कुछ ही फर्में प्रोवाइड करवा सकती हैं, सभी फर्में नहीं करवा सकती। इसके बाद मर्जर एंड एक्विजिशन भी एक इंपॉर्टेंट कारण है जिसके कारण अल्पाधिकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। मर्जर का मतलब है कि दो फर्में आपस में मिलकर एक नई फर्म बना लेती हैं, और एक्विजिशन का मतलब होता है एक एग्जिस्टिंग फर्म दूसरी फर्म को खरीद लेती है। मर्जर एंड एक्विजिशन के कारण भी अगर फर्में आपस में मिलती हैं या एक फर्म दूसरी फर्म को खरीदती है तो उसके कारण जो फर्मों की संख्या है मार्केट में वो काफी कम हो जाती है। और फर्मों के मर्ज होने के बहुत सारे मोटिव हो सकते हैं। फर्में अपनी मार्केट पावर को बढ़ाना चाहती हैं, अपने पास ज्यादा संसाधन रखना चाहती हैं, जिसके कारण वो उत्पादन ज्यादा मात्रा में करके जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं उनका फायदा उठाएं। इसके साथ साथ एक फर्म अपनी मार्केट का एक्सटेंशन करना चाहती है, विस्तार करना चाहती है, जिसके कारण वो दूसरी फर्म को मर्ज करती है या उसको एक्वायर करती है। लेकिन मर्जर एंड एक्विजिशन के कारण होगा क्या कि बाजार में केवल कुछ फर्में रह जाएंगी, ज्यादा फर्में मार्केट में नहीं आ पाएंगी और अल्पाधिकार की स्थितियां उत्पन्न होंगी। इसके बाद बैरियर टू एंट्री जो हम डिस्कस करते आ रहे थे कि अगर नई फर्में बाजार में ना आ पाए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके। लार्ज इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हमने डिस्कस किया, ये भी एक बैरियर टू एंट्री है क्योंकि सभी के पास इतनी ज्यादा मात्रा में पूंजी नहीं होती वो मार्केट में आ सके। इसके बाद प्राइस वार का डर कि अगर कोई फर्म मार्केट में एंटर करती है तो उसे डर रहता है कि अगर वो कम कीमत देके मार्केट में एंटर करना चाहे तो प्राइस वार शुरू हो सकती है और जिसके कारण नई फर्म को नुकसान हो सकता है, इसलिए उस मार्केट में वो नहीं जाना चाहती। इसके बाद मार्केट की जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो अपनी अगर ब्रांडिंग इस तरीके से कर लें कि उनकी एक बहुत अच्छी रेपुटेशन हो जाए तो नई फर्मों का उस मार्केट में प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके कारण उस बाजार में केवल कुछ ही फर्में बनी रह सकती हैं। बैरियर टू एंट्री में हम पेटेंट्स भी ले सकते हैं, वो भी बैरियर टू एंट्री हैं। रिसोर्सेज जो का कंट्रोल है वो भी हो सकता है। लेकिन बैरियर टू एंट्री अगर स्ट्रांग होंगे तो मार्केट में बहुत सारी फर्में नहीं आ पाएंगी, इसलिए मार्केट में फर्मों की संख्या जो है वो काफी कम होगी। इसके साथ साथ अगर एंटरप्रेन्योर सुपीरियर्स हैं, कई मार्केट्स ऐसी हैं जिनमें कुछ उद्योग घराने आप देख सकते हो इंडिया में, जैसे टाटा है, आपका जिंदल्स हैं जो स्टील के प्रोड्यूसर्स हैं, तो ये एज ए सुपीरियर एंटरप्रेन्योर हमारे सामने आते हैं, जिनके कारण इन्होंने अपनी जो नेटवर्किंग है इतनी ज्यादा कर ली है जिसके कारण उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो अपने राइवल से काफी कम होती है। इसके कारण ये जो फर्में हैं ये अंडर सेल कर सकती हैं,
यानी कम कीमत पे बेच सकती हैं अगर कोई दूसरी फर्म मार्केट में एंटर करना चाहे, प्रीडेटरी प्राइसिंग जिसको हम कहते हैं, और अपने राइवल्स को एलिमिनेट कर सकती हैं, समाप्त कर सकती हैं, क्योंकि इनके पास जो नो हाउ है वो सुपीरियर है, उनकी फाइनेंशियल पावर सुपीरियर्स हैं, और जिसके कारण उस बाजार में केवल कुछ ही फर्में बच जाती हैं और अल्पाधिकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इसके बाद फर्मों के बीच में इनफॉर्मल कोल्यूजन भी हो सकता है, जिसके कारण वो आउटपुट को कम कर सकती हैं और ज़्यादा प्राइसेस चार्ज करती हैं, जिसके कारण क्या होगा, उनका जो प्राइस है वो मार्जिनल कॉस्ट से काफ़ी ज़्यादा होगा, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रॉफिट जनरेट करेंगी। और बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रॉफिट जनरेट करने का मतलब है कि जब नई फर्म मार्केट में आएगी तो उस फर्म को compete करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होंगी, क्योंकि ये फर्म जो हैं उस कंडीशन में अपने प्राइसेस को काफ़ी कम कर सकती हैं। तो इनफॉर्मल कोल्यूजन के कारण वो समझौता कर लेती हैं कि नई फर्म को नहीं आने देना, तभी तो उनके लाभ अधिकतम होंगे। तो उसके कारण भी बाजार में केवल कुछ फर्में आती हैं और ओलिगोपोली की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसके बाद हम अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं और जानते हैं कि प्राइस एंड आउटपुट क्या ओलिगोपोली में इनडिटर्मिनेंट होता है। इज प्राइस एंड आउटपुट इनडिटर्मिनेंट इन ओलिगोपोली? इसका जवाब होगा हाँ। ओलिगोपोली मार्केट में कीमत और उत्पादन अनिर्धारणीय इस सेंस में होता है कि कोई एक जनरल थ्योरी नहीं है जो प्राइसिंग और आउटपुट को हर ओलिगोपोली की सिचुएशन, बहुत सारी सिचुएशन हमने डिस्कस की थी पीछे, कोलूजिव हो सकती है, नॉन कोलूजिव हो सकती है, ओपन हो सकती है, क्लोज हो सकती है। तो हर जो ओलिगोपोली की सिचुएशन है उसमें कोई एक थ्योरी हमें ये नहीं बताएगी कि प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन क्यों होता है। इसलिए प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन ओलिगोपोली में इनडिटर्मिनेंट होता है। अब ये जो इंटरडिपेंडेंस है फर्मों की, हमने डिस्कस की थी। इनडिटर्मिनेंट क्यों होता है? क्योंकि फर्में एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, एक दूसरे के एक्शन और रिएक्शन से वो प्रभावित होती हैं। एक का रिएक्शन दूसरे को एक्शन करने पे मजबूर करता है और एक का एक्शन दूसरे को रिएक्शन करने पे मजबूर करता है। अब ये सिचुएशन हमने परफेक्ट कंपटीशन में नहीं देखी और मोनोपोली में नहीं देखी। उसका कारण ये था कि जो परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट है उसमें एक गोइंग मार्केट प्राइस होता है, एक पहले से कीमत निर्धारित होगी, उसी पर जितना सामान चाहे फर्में बेच सकती हैं। इसलिए राइवल क्या कर रहे हैं वो उसको परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट में देखने की जरूरत नहीं है। वो जितना सामान बनाएगी एक प्रचलित कीमत है उस पर बिक जाएगा। इसके विपरीत जो प्योर मोनोपोली के मॉडल हैं, इसमें जो एकाधिकारी है उसको अपने राइवल के रिएक्शन की चिंता ही नहीं है, क्योंकि उसका कोई राइवल होता ही नहीं है। लेकिन जो अल्पाधिकार बाजार है उसमें फर्मों का राइवल्स होते हैं, उनकी इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए फर्म के जो डिसीजन होते हैं वो दूसरी फर्म के डिसीजन पे डिपेंड करते हैं, जिसके कारण अनसर्टेनिटी उत्पन्न होती है, अनिश्चितता उत्पन्न होती है। क्योंकि एक फर्म जो अपनी कीमत को चेंज करती है या अपनी उत्पादन की मात्रा को चेंज करती है, उसे दूसरी फर्म के रिएक्शन का पहले से पता नहीं होती है। इसके कारण जो डिमांड कर्व होता है वो इनडिटर्मिनेंट होता है ओलिगोपोली मार्केट में। इसके कारण क्या है? कुछ कारण हमने डिस्कस किए, फॉर्मली अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो बिहेवियर है वो कन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर हो सकते हैं, यानी एक फर्म ने जब कुछ डिसीजन लिया तो दूसरी फर्म के जो रिएक्शन है वो बहुत सारे हो सकते हैं। प्रोफेसर बोमल का मानना था कि अल्पाधिकार की स्थितियों में वाइड वैरायटी ऑफ बिहेवियर पैटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारे बिहेवियर पैटर्न हो सकते हैं। उसका एक एक्सट्रीम कोऑपरेशन हो सकता है, दूसरा एक्सट्रीम कट थ्रोट कंपटीशन हो सकता है, और इसके बीच के भी बहुत सारे बिहेवियर पैटर्न्स हो सकते हैं। तो जिसके कारण जो डिमांड कर्व है वो इनडिटर्मिनेंट होगा और कोई सिंगल मॉडल जो है वो प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन में काम नहीं आएगा, क्योंकि फर्म के एक फर्म के एक्शन का दूसरी फर्म किस तरीके से रिएक्शन करेगी, उसका बिहेवियर पैटर्न क्या होगा वो हमें पहले से नहीं पता होता। तो इन कन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर पैटर्न्स के कारण क्या होगा, अल्पाधिकार में कीमत जो है वो अनिर्धारणीय होगी, कीमत और उत्पादन। दूसरा जो कारण है वो इनडिटर्मिनेंट डिमांड कर्व है, यानी डिमांड कर्व अनिर्धारित होता है। हमने पहले डिस्कस किया था कि एक फर्म दूसरी फर्म के रिएक्शन को देख सकती है, उसके एक्शन को भी देख सकती है, और एक का एक्शन और दूसरे का रिएक्शन, एक के एक्शन के कारण दूसरे का जो रिएक्शन है वो पहले से पता नहीं होता, और दूसरे के रिएक्शन में पहली फर्म फिर से एक्ट कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्शन और रिएक्शन की एक चेंज शुरू हो सकती है। अब ये एक्शन और रिएक्शन क्या होंगे ये हमें नहीं पता, इसलिए हम डिमांड कर्व को पहले से ज्ञात नहीं कर सकते। इसके बाद तीसरा जो कारण है वो ये है कि फर्मों के जो मोटिव होते हैं वो केवल प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होता। अगर प्रॉफिट जनरेट करना नहीं है तो दूसरे मोटिव हो सकते हैं। कौन से होते हैं? सेल मैक्सिमाइजेशन है, बिक्री अधिक करना है,
अपने लाभों को सुरक्षित करना है, सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन है, प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन भी हो सकता है कि अपना उत्पादन अधिकतम करना चाहती हैं। इसके कारण क्या होगा कि जो प्राइस एंड आउटपुट है वो इनडिटर्मिनेंट होंगी, वो डिटरमाइन नहीं हो सकती। अगर प्रॉफिट एक ही मोटिव हो तो कुछ हद तक उनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बाद डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट हो सकते हैं, जो फर्मों के मध्य जो संस्थागत अरेंजमेंट्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि कुछ फर्में आपस में मिल सकती हैं, टेक्टिक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, टेक्टिकल एग्रीमेंट हो सकता है, ओपन एग्रीमेंट हो सकता है, फॉर्मल एग्रीमेंट हो सकता है, बिहाइंड द डोर एग्रीमेंट हो सकता है। तो जिसके कारण जो अलग अलग इंस्टीट्यूट अरेंजमेंट्स हैं, जिसके कारण ओलिगोपोली मार्केट में हम पहले से उसके डिमांड करों को ज्ञात नहीं कर सकते, और डिमांड करों को ज्ञात नहीं कर सकते तो हम ये भी पता नहीं लगा सकते कि फर्म का आउटपुट और प्राइस क्या होगा। इसके साथ साथ मोटिव के साथ साथ एक प्राइस रिजिडिटी की सिचुएशन पाई जाती है, कीमत स्थिरता, जो हमने डिस्कस की थी। कीमत स्थिरता के कारण क्या होगा, नॉन प्राइस कंपटीशन होगा, क्योंकि कीमतें तो फर्म चेंज कर नहीं सकती, लेकिन मार्केट में अपने हिस्सा को बढ़ाना है तो वो क्या करेंगी, नॉन प्राइस कंपटीशन के तरीके खोजेंगी। अब जब क्योंकि वो नॉन प्राइस कंपटीशन के तरीके खोज रही हैं, इसलिए प्राइस डिटरमाइन करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ कारण थे जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि अल्पाधिकार में कीमत और उत्पादन जो है वो अनिर्धारणीय होता है। दीज आर द रीजंस on the basis of which we can conclude that price and output is indeterminate in a oligopoly market। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया अल्पाधिकार होता क्या है, अल्पाधिकार बाजार की विशेषताएं क्या हैं, अल्पाधिकार बाजार के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, अल्पाधिकार बाजार में कीमत और उत्पादन अनिर्धारणीय क्यों होती है, और अल्पाधिकार की स्थितियां उत्पन्न क्यों होती हैं। आपके धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।